आज की इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो मुख्य सामग्री है वो है यूपी पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट 01 वर्णमाला स्वर। आखिर ये वर्णमाला है क्या और भाषा बनती कैसे है? यहीं से शुरुआत होनी भी चाहिए। सामग्री के पहले ही स्लाइड में इस कॉन्सेप्ट को परखने के लिए एक बहुत ही सटीक एमसीक्यू दिया गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्णमाला किसे कहेंगे? अच्छा, इसके विकल्प क्या हैं? इसके विकल्प है ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, या फिर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब यहाँ विकल्प बी और डी बहुत ही मिलते जुलते लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। मतलब संकलन और व्यवस्थित समूह में आखिर इतना क्या बड़ा अंतर है? यहीं पर तो परीक्षक विद्यार्थियों को उलझाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ मोती हैं। केवल उन मोतियों को एक जगह इकट्ठा कर लेना यानी उनका संकलन कर लेना माला नहीं कहलाता। सही बात है। जब तक उन्हें एक धागे में सही क्रम से ना पिरोया जाए वो माला नहीं बनती। ठीक उसी तरह वर्णों का केवल समूह वर्णमाला नहीं है, उनका एक व्यवस्थित क्रम होना बेहद जरूरी है। मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए। एकदम, जैसे हिंदी में एक वैज्ञानिक क्रम है कि पहले स्वर आएंगे और उसके बाद ही व्यंजन आएंगे। व्यंजनों में भी पहले कंठ से मतलब गले से निकलने वाली ध्वनियां होंगी, फिर तालु वाली। लिपि चिन्हों का यही जो क्रमबद्ध अध्ययन है ना, वही असल में वर्णमाला है। ये बहुत ही लॉजिकल है। और एक खास बात, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की कर्सिव राइटिंग या उर्दू की तरह इसमें अक्षर एक दूसरे में उलझे या मिले हुए नहीं होते। हर वर्ण का अपना स्वतंत्र आकार होता है और विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा के हर सेट में वर्णमाला से 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। अरे वाह, मतलब ये नींव तो बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। मोतियों की माला वाला उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है। जब भाषा की बात आती है तो अक्सर अक्षर और वर्ण को एक ही मान लिया जाता है। क्या ये दोनों वाकई एक ही हैं? नहीं, व्याकरण की दृष्टि से इनमें जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, कैसे? इसे समझने के लिए हमें भाषा के पूरे ढांचे को देखना होगा। सबसे बड़ी इकाई होती है भाषा। भाषा को तोड़ने पर बनते हैं वाक्य। ठीक है। वाक्यों को और छोटा किया जाए तो मिलते हैं शब्द। शब्दों के टुकड़े करने पर आते हैं अक्षर, जिसे हम अंग्रेजी में सिलेबल कहते हैं। और अंत में जब एक अक्षर को भी तोड़ा जाता है तब मिलती है सबसे छोटी इकाई, वर्ण, या जिसे हम ध्वनि कहते हैं। ये वो इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या इसे किसी उदाहरण से समझा जा सकता है, मतलब ताकि ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक अक्षर है क, पूरा क। ये एक अक्षर है क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं। अच्छा। जब हम इसे तोड़ते हैं तो हमें मिलता है आधा क, मतलब हलंत के साथ, और अस्वर। अब ये जो हलंत वाला क है ना, इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। तो मतलब यही वर्ण है? हाँ, लिखित रूप में यही वर्ण है। और जब हम इसी क को अपने मुंह से बोलते हैं तो वो बोलने वाला रूप ध्वनि कहलाता है। अरे वाह, ये अंतर तो बहुत स्पष्ट हो गया। यहाँ अंकित सर ने एक बहुत ही अचूक टिप दी है। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और विकल्पों में वर्ण और ध्वनि दोनों होते हैं। तब तो काफी कंफ्यूजन होता होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में प्रश्न के शब्दों पर गौर करना चाहिए। अगर प्रश्न में लिखित शब्द का प्रयोग हुआ है तो उत्तर वर्ण चुनना है, और अगर मौखिक या बोलने की बात हो रही है तो उत्तर ध्वनि होगा। ये एक बहुत ही काम की टिप है। शब्दों के इस जाल से बचना बहुत जरूरी है। एकदम सही। तो वर्णों और ध्वनियों के इस ढांचे को समझने के बाद हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर स्वरों की संख्या पर नजर डाली जाए तो वहां एक बहुत बड़ा गणितीय भ्रम दिखाई देता है। हाँ, वो तो है। कहीं पढ़ा जाता है कि स्वर 10 हैं, कहीं 11 बताए जाते हैं, तो कहीं इनकी संख्या 13 लिख दी जाती है। मतलब एक ही भाषा में स्वरों की गिनती इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है? ये भ्रम अक्सर बहुत परेशान करता है, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही तार्किक ढंग से एक एक लाइन स्पष्ट करके समझाया गया है। तो इसे कैसे डिकोड किया जाए? सबसे पहले 10 स्वर वाले गणित की बात करते हैं। ये संख्या उच्चारण की दृष्टि से और प्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार मानी गई है। अच्छा, कामता प्रसाद गुरुजी। हाँ, इसके पीछे का कारण ये है कि उन्होंने री को स्वर नहीं माना, बल्कि इसे व्यंजन र के अधिक करीब माना है।
अब इसे याद रखने के लिए सर ने एक बहुत ही मजेदार ट्रिक साझा की है। क्या ट्रिक है वो? सर कहते हैं कि आज पूरे दिन अपने दोस्तों को कामता प्रसाद कहकर बुलाओ, 10 स्वर अपने आप याद हो जाएंगे। हाँ, ये तरीका वाकई अनोखा है। मतलब रटने से बेहतर है कि इसे बातचीत में ही शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर ये 11 और 13 का क्या आधार है? जो 11 स्वर है ना, वही हमारा मुख्य स्टैंडर्ड है। यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का टारगेट भी यही 11 स्वर हैं। ओके। ये संख्या हिंदी निदेशालय और देवनागरी लिपि के आधिकारिक मानकों पर आधारित है। नियम एकदम साफ है। अगर परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, बिना किसी लिखित या मौखिक शब्द के, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर 11 ही चुनना है। और ये 11 स्वर कौन से हैं? ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है। और 13 वाला आंकड़ा कहाँ से आता है? 13 स्वर का आंकड़ा परंपरागत दृष्टि से आता है। प्राचीन काल से जब स्वरों को लिखा जाता था, तो इन 11 के साथ 2 अन्य ध्वनियों अंग और आह को भी जोड़ दिया जाता था। इन्हीं को अयोगवाह कहते हैं, जिन्हें मिलाने पर कुल संख्या 13 हो जाती है। अच्छा, तो ये वर्गीकरण अब एकदम शीशे की तरह साफ है। गिनती तो तय हो गई, लेकिन जब इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो किसी में कम समय लगता है और किसी में ज्यादा। हाँ, बिल्कुल लगता है। तो क्या इस उच्चारण में लगने वाले समय, या जिसे हम मात्रा कहते हैं, उसके आधार पर भी इनका कोई प्रकार है? एकदम है। मात्रा का अर्थ ही है उच्चारण में लगने वाला समय। इसी के आधार पर स्वरों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर, जिन्हें लघु या मूल स्वर भी कहा जाता है। इनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, यानी पलक झपकने जितना कम समय। ये पूरी वर्णमाला में केवल 4 हैं, अ, ई, उ और री। यहाँ एक बहुत जरूरी एमसीक्यू पॉइंट छिपा है, जो अक्सर पूछा जाता है। क्या है वो? सवाल आता है कि मूल स्वर कौन से हैं, तो उत्तर यही 4 ह्रस्व स्वर होंगे। ओके, तो ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, यानी इनमें 2 मात्राएं होती हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अच्छा। अगर इसे हिंदी साहित्य के छंद शास्त्र से जोड़ा जाए ना, तो छंद में इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और इन्हें दर्शाने के लिए अंग्रेजी के एस जैसे प्रतीक का इस्तेमाल होता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी जानकारी है। और तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। इसमें 3 मात्राएं लगती हैं, यानी उच्चारण में सबसे अधिक समय। जब किसी स्वर को सामान्य से बहुत अधिक लंबा खींचा जाए, तब वो प्लुत स्वर बन जाता है। मतलब कैसे? इसे भी अंग्रेजी के एस या हिंदी के अंक 3 जैसे प्रतीक से दिखाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं राम या ओम। अच्छा, इसे अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं, तो ये ऐसा है जैसे कोई शास्त्रीय संगीत का गायक अपने रियाज के दौरान एक ही सुर को बहुत देर तक खींचता है। बिल्कुल सही। या फिर गांव देहात में जब किसी को बहुत दूर से आवाज लगानी होती है, जैसे कोई पुकारे अरे ओ रमेश, तो नाम के आखिर में जो ध्वनि बिना रुके खिंचती चली जाती है, वही असल में प्लुत स्वर है ना? एकदम सटीक एनालॉजी है यह। इस तरह के उदाहरणों से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। और इसी चर्चा से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? अभी हमने बात की कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जिनमें दुगना समय लगता है। लेकिन सवाल यह है कि ये 7 दीर्घ स्वर आखिर बनते कैसे हैं? और जो स्वर 11 की गिनती में नहीं आए, अंग और आह, उनका व्याकरण की दुनिया में क्या काम है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामग्री में इस पर आधारित सीधे एमसीक्यू दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल दिए हैं। जैसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, या फिर इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। इसे सिर्फ रटकर तो पार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए सजातीय और विजातीय स्वरों का विज्ञान समझना होगा। ये जो 7 दीर्घ स्वर है ना, ये 2 अलग अलग प्रक्रियाओं से बनते हैं। ओके, पहली प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया से बनते हैं सजातीय स्वर, जिन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, एक ही जाति वाले। जब एक ही जाति के 2 स्वर मिलते हैं, तो वो अपने ही दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। जैसे जैसे अ और अ मिलकर आ बनते हैं, ई
और ई मिलकर ई बनते हैं और ऊ में ऊ जोड़ने पर ऊ बनता है। अच्छा, और दूसरी प्रक्रिया? दूसरी से विजातीय या संयुक्त स्वर बनते हैं। इनमें अलग अलग जाति के स्वर आपस में मिलते हैं। जैसे जब अ के साथ ई का मिलन होता है तो एक नई ध्वनि ए बनती है। इसी अ में जब ए जोड़ा जाता है तो ए बनता है। अ के साथ ऊ मिलाने पर ओ बनता है और अ में ओ मिलाने पर ओ बनता है। एक सेकंड, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। देखने में तो ऊ भी संयुक्त जैसा लग सकता है। और यही वो जाल है जहां कई विद्यार्थी फंस जाते हैं। सर ने यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। ऊ को कभी भी संयुक्त स्वर नहीं मानना है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यह ऊ और ऊ यानी एक ही जाति के स्वरों से बना है, इसलिए यह केवल सजातीय है, संयुक्त नहीं। दो ध्वनियों की बात करते हैं जो हमेशा हाशिए पर रहती हैं, अयोगवाह। इनका क्या रहस्य है? अयोगवाह की स्थिति व्याकरण में बहुत ही अनोखी है। देखिए, हम जानते हैं कि स्वरों की आजादी होती है, वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हाँ। इसके विपरीत व्यंजन हमेशा निर्भर होते हैं, वे स्वरों की मदद के बिना बोले ही नहीं जा सकते। अगर स्वर और व्यंजन को एक तराजू के दो पल्लों पर रख दिया जाए तो अयोगवाह उस तराजू का वो कांटा है जो बीच में अटका रहता है। मतलब ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। सर का एक बहुत ही शानदार कोट है इसे समझाने के लिए। ना ये घर के रहे ना घाट के, ना ये स्वर हैं ना व्यंजन। हाँ, एकदम सही। इसके दो रूप होते हैं। पहला है अनुस्वार, जिसे हम अंक की बिंदी के रूप में जानते हैं। ये असल में पंचमाक्षर की जगह काम आता है। और दूसरा है विसर्ग यानी आहा, जो शब्दों के आखिर में दो बिंदुओं के रूप में लगता है, जैसे अतः शब्द में। ये सब तो कागज पर लिखी जाने वाली बातें हो गईं। बिल्कुल। लेकिन भाषा तो पहले बोली जाती है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के भीतर क्या होता है, जीभ कैसे काम करती है, मुंह कितना खुलता है, ये शारीरिक संरचना वाला हिस्सा विद्यार्थियों को अक्सर सबसे भारी और डरावना लगता है। और यहीं पर सर की ट्रिक्स जादुई तरीके से काम आती हैं। बिना किसी ट्रिक के गले और जीभ के इस विज्ञान को रटना लगभग असंभव है। तो कोई ट्रिक बताइए जिससे ये आसान हो जाए। चलिए पहले जीभ के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार समझते हैं। पहला है अग्रस्वर, यानी वो ध्वनियां जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोली जाती हैं। इसकी ट्रिक है एक शब्द अग्रिय। अग्रिय? हाँ, इस शब्द को ध्यान से सुने तो इसमें ई और य की ध्वनि आती है। इससे तुरंत याद आ जाता है कि ई, ए और ए ये चारों अग्रस्वर हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। दूसरा प्रकार है मध्य स्वर, जो जीभ के बीच वाले हिस्से से बोला जाता है। इसमें केवल एक ही स्वर आता है और वो है आ। इसे उदासीन स्वर भी कहा जाता है। एक सेकंड, उदासीन स्वर मतलब एक स्वर उदासीन कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? बिल्कुल वैज्ञानिक कारण है। इसे उदासीन इसलिए कहते हैं क्योंकि अ बोलते समय जीभ को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीभ का न तो अगला हिस्सा, न बीच का और न ही पिछला हिस्सा कोई विशेष जोर लगाता है। अच्छा। वो अपनी प्राकृतिक और उदासीन अवस्था में रहती है। और तीसरा प्रकार है पश्च स्वर, जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? अग्र और मध्य स्वरों को अलग करने के बाद जो 5 स्वर बचते हैं, आ, ऊ, ओ और ओ, वे सभी पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। बस ये ध्यान रहे कि री को जीभ के इस वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता। तो जीभ का काम तो इस अग्रिय ट्रिक से एकदम आसान हो गया। लेकिन मुंह के खुलने के आधार पर जो 4 नाम हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, ये तो सुनने में ही किसी भारी चिकित्सा विज्ञान के शब्द लगते हैं। इन्हें कैसे डिकोड किया जाए? नाम भारी जरूर हैं, लेकिन इन्हें याद रखने का तरीका बहुत ही मजेदार है। चलिए इसे मुंह खोलने के आधार पर देखते हैं। पहला है संवृत, जिसका मतलब है मुंह का लगभग बंद रहना। ओके। अब सर्किट ट्रिक सुनिए। कल्पना कीजिए कि किसी को सुई लगाई जा रही है। दर्द के मारे इंसान अपना मुंह एकदम बंद कर लेता है ना? हाँ, बिल्कुल भींच लेता है मुंह को। बस इस सुई शब्द में स से बनता है संवृत और ऊ तथा ई से हमें वे स्वर याद आ जाते हैं, यानी ई, ऊ और ऊ, ये चारों संवृत स्वर हैं। क्या बात है! सुई वाली ये ट्रिक तो किसी के भी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। दूसरा है अर्ध संवृत, जहां मुंह आधा बंद रहता है। इसकी ट्रिक है, अगर पूरी नहीं आधी सुई चुभेगी तो आदमी चिल्लाएगा ओए, तो ओ और ए ये दोनों अर्ध संवृत बन गए। हाँ, आधी सुई मतलब ओए। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रकार सबसे आसान है विवृत,
जिसमें मुंह पूरा खुला रहता है। ऐसा केवल एक ही स्वर है आ। जब डॉक्टर गले की जांच करता है तो कहता है ना, मुंह खोलो और बोलो आ। हाँ, वो तो सबने अनुभव किया है। और आखिरी है अर्धविवृत, यानी आधा खुला मुंह। इसका सीधा सा लॉजिक है, जो बच गए वो सब इसमें डाल दो, बस शर्त यह है कि आधी सुई वाले ओए से दूर रहना है। तो इसमें कौन कौन से बचे? इसमें बचे अ, ए, औ और साथ में विदेशी आगत स्वर औ भी इसी में आता है। सर की ये गारंटी है कि अगर आज आपने ये सुई और डॉक्टर वाली ट्रिक समझ ली तो परीक्षा में संवृत विवृत का कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। वाकई ये बहुत ही सॉलिड तरीका है। अच्छा, जीभ और मुंह के खुलने की बात तो हो गई, लेकिन आवाज तो होंठों से बाहर आती है और कई बार नाक से भी हवा निकलती है। भाषा के इस पूरे इंजीनियरिंग में इनका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। होंठों के आकृति के आधार पर स्वरों को ओष्ठ स्वर कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है वृत्तमुखी, जिसमें होंठ पूरी तरह गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, ऊ। बिल्कुल, ऊ, ऊ, ओ, औ, औ। दूसरा है अवृत्तमुखी, जिनमें होंठ गोल नहीं होते, जैसे अ, आ, ई, ए, आई। यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बेहद फास्ट MCQ फोकस है। जो ऊ, यू स्वर है, वो एक साथ 3 विशेषताएं रखता है। वो ओष्ठ है, वो दीर्घ है और वो वृत्तमुखी भी है। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि ओष्ठ, दीर्घ और वृत्तमुखी स्वर कौन सा है। ये तो बहुत ही कमाल का फैक्ट है। और उच्चारण में नाक का क्या काम है? मतलब अनुनासिक और अनुस्वार जैसे शब्दों में अक्सर विद्यार्थी उलझते हैं। इसे सांस की हवा के बहाव से समझा जाता है। पहला है अनुनासिक, इसमें हवा नाक और मुंह दोनों जगह से एक साथ निकलती है। लिखित रूप में इसे चंद्र बिंदु से पहचाना जाता है, जैसे गांव, चांद आदि। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है अनुस्वार, इसमें हवा केवल नाक से बाहर आती है। ये साधारण अंगबिंदी होती है, जैसे हिंदी या शंकर में। और तीसरा है निरनुनासिक, जहां हवा केवल मुंह से निकलती है, नाक का कोई काम नहीं होता। हमारे सामान्य स्वर जैसे ई, ऊ, ए इसी में आते हैं। समझ गया। लेकिन वर्णमाला में कुछ विशेष स्वर भी तो दिखाई देते हैं, जैसे एक आगत स्वर औ है, या फिर कुछ ऐसे स्वर जिनकी कोई मात्रा ही नहीं दिखती। भाषा की शुद्धता के लिए इन छिपे हुए और विदेशी स्वरों का ज्ञान होना कितना जरूरी है? ये ज्ञान केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि व्याकरण के आधार के लिए जरूरी है। आगत स्वर औ विदेशी भाषा अंग्रेजी से आया है, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर लिखना। हाँ, ये तो आम बात है। फिर आते हैं अर्ध स्वर, य और व। ये व्यंजन होकर भी स्वर का काम करते हैं, जैसे कौवा को कौवा लिख देना। ओके। और सबसे महत्वपूर्ण है बिना मात्रा वाला स्वर या छिपी हुई मात्रा, जो कि अ है। हर पूर्ण व्यंजन में अ छिपा होता है। अगर किसी को ये नहीं पता कि व्यंजन के भीतर अ मौजूद है, तो वो कभी सही संधि विच्छेद कर ही नहीं सकता। ये विश्लेषण तो बहुत ही गहरा है। मतलब सारे नियमों, वैज्ञानिक तथ्यों और ट्रिक्स को सीखने के बाद अब समय है एक असल परीक्षा का। बिल्कुल, जिससे पता चलेगा कि सब कुछ सही से समझ आया या नहीं। तो स्लाइड में एक द मास्टर चैलेंज, या जिसे 50% चैलेंज कहा गया है, वो दिया गया है। ये वो सवाल है जिसमें केवल 34% ने सही जवाब दिया था। अरे बाप रे, क्या सवाल है वो? सवाल है, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? और विकल्प है ए पश्च संवृत, बी अग्र संवृत, सी मध्य विवृत या डी पश्च विवृत। ये सवाल रटने वालों के लिए तो एक बुरा सपना है, लेकिन जिन्होंने ट्रिक समझी है उनके लिए ये सिर्फ 10 सेकंड का काम है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले स्टेप 1 मुख के आधार पर सोचते हैं। स्वर है ऊ। ऊ किस ट्रिक में आता है? याद करें, डॉक्टर की सुई। सुई लगने पर मुंह बंद हो जाता है, यानी संवृत। ठीक है, समृत मिल गया। अब स्टेप 2 जीभ के आधार पर देखते हैं। क्या ऊ अग्र स्वर की ट्रिक अग्रह का हिस्सा है? नहीं। क्या वो मध्य स्वर यानी उदासीन अ है? बिल्कुल नहीं। तो फिर कहाँ बचा? तो वो बचा पश्च में। अब दोनों रिजल्ट्स को मिला दीजिए, पश्च और संवृत। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, पश्च संवृत। वाह, ये वाकई किसी पजल को सुलझाने जैसा था। बिना किसी तनाव के महज लॉजिक लगाकर इतना कठिन सवाल हल हो गया। बिल्कुल।
और परीक्षा के समय इस पूरे विज्ञान को एक ही नज़र में रिवाइज करने के लिए सर ने एक मास्टर चीट शीट या मास्टर चार्ट दिया है। ये मात्रा, जीभ, मुख और होंठों के आधार पर स्वरों का एक पूरा ग्रिड है। ये तो बहुत ही काम की चीज है। और हाँ, सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए एक होमवर्क भी है। ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा हो सकता है, इनमें से पहचानें। विद्यार्थियों को इसे स्वयं आजमाना चाहिए। बिल्कुल, आजमाना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। क्या? मतलब, क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम बचपन से जो साधारण अ, आ, ई रटते आ रहे हैं, उसके पीछे हमारे मुंह, जीभ, नाक और होठों का इतना गहरा विज्ञान और गणित छिपा है। ये भाषा के निर्माण की एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग है जिस पर आगे खुद विचार किया जा सकता है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ भाषा नहीं, एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। और इस 3737 के लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणादायक कोट हमेशा याद रखना चाहिए। सीमा नहीं गहराइयों की, देख जरा ये समुंदर। रथ अपना तू यूपी पुलिस की ओर मोड़ ले, 40 सेट मेरे साथ बने रहना, 37-33 आपका होगा। जय हिंद, जय भारत।